we are solving some MCQs of chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So MCQ number 5. A moving electron approaches another electron. What will be the change in the potential energy of this system? देखो, ये इलेक्ट्रॉन है और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है. They are at a certain distance. उनके बीच में सपोज r डिस्टेंस है, ठीक है. तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी, कितनी होगी? U इज इक्वल टू k माइनस ई डिवाइड बाय r, राइट. सो इट इज प्लस साइन आ जाएगी k स्क्वायर अपॉन r. अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के टुवर्ड्स मूव होते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज होगा. और डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो फिर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला u विल इंक्रीज. इज दैट क्लियर? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन और टू इलेक्ट्रॉन के प्लेस पर अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता तो फिर यहां पर माइनस साइन आती फॉर्मूला के अंदर. और उस सिचुएशन में अगर r डिक्रीज होता तो फिर u इंक्रीज होता. पर u कैसे इंक्रीज होता? नेगेटिव साइड में इंक्रीज होता, मतलब अल्टीमेटली वो डिक्रीज होता. ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है. आफ्टर दिस आई एम टेकिंग एमसीक्यू नंबर 10. ये एक नॉलेज बेस है जो कि आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है. इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, एक शेल है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज, उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज है. तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश एंड पोटेंशियल इज डैश. तो आपको पता है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. इफ यू अप्लाई द गॉस थ्योरम देन नो चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस. तो E जीरो होता है और V कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, मतलब सेम होता है. और कितना होता है? उसकी वैल्यू 1/4πε0 चार्ज डिवाइड बाय रेडियस जितना. ठीक है, सो रिमेंबर दिस. आफ्टर दिस टेकिंग नंबर 12 which is also a knowledge base. Surface of earth is considered at zero potential. ठीक है, और के सरफेस पर पोटेंशियल जीरो होता है. रिमेंबर दिस फैक्ट. देन नंबर 15, it is also one knowledge based type MCQ. Unit of line integration of electric field is dash. So you have studied that if you take the line integration of electric field over a path, then it is nothing but what? It is the work done per unit positive charge. And since it is a work per charge, its unit will be what? Joule per coulomb. Then MCQ number 17. This is calculation based type. 2 coulomb electric charge is displaced from a point of electric potential minus 20 volt to some other point. Suppose ये point है, इसका पोटेंशियल है minus 20 volt है, to some other point. ये point 1 ले लो, इसको point 2 ले लो, और 2 coulomb चार्ज यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट होता है. ठीक है, एंड हाउ मच वर्क इज डन? 200 जूल वर्क इज डन. ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेकंड पॉइंट वी हैव टू डिटरमाइन. ओके, नाउ स्टूडेंट, हियर
this point is having a potential minus 20 volt and this point will have certain potential. तो यहाँ पर सपोज इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल V1 है. So you have studied in the theory that whenever you move the unit positive charge between the 2 points, then the potential difference between that 2 points, which is V2 minus V1, is nothing but वर्क डन पर चार्ज. ठीक है, तो यहां पर वर्क हुआ 200 और चार्ज कितना है, इट इज 2 कूलम. V2 मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल जो कि आपको फाइंड करना है. सो V2 माइनस V1, दिस इज minus 20. So if you solve this, you will get the answer V2 plus 100, 20, 100, 80 volt, right? Next is, which of the following is not a unit of electric potential? तो देखो जूल पर कूलम तो है ही, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन. जूल पर कूलम इज नोन एज वोल्ट, ये भी है. फिर जूल पर एक लास्ट है न्यूटन मीटर पर कूलम, 19 नंबर, न्यूटन मीटर पर कूलम. ठीक है, तो ये कैसे हो सकता है, देखो न्यूटन मीटर इज जूल, है ना. न्यूटन मीटर किसका यूनिट होता है, वर्क का, तो जूल है, तो ये भी राइट है. तो ऑप्शन सी वर्क, दैट इज रॉन्ग. बराबर, क्योंकि वर्क का सिर्फ जूल होता है, यहां तो जूल पर कूलम है. आफ्टर दिस MCQ number 24, this is not readable properly. What is the diameter of a sphere of 4 volt potential? V equal to 4 volt potential kept near the point situated at some distance from electron. Okay, what is the diameter of a sphere? एक स्फीयर है, वो स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल 4 वोल्ट है. ठीक है, और वो स्फीयर इलेक्ट्रॉन से सर्टेन डिस्टेंस पर है. ठीक है, तो पूछा है उसका डायमीटर क्या होगा. ओके, सो देखो सपोज एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर एक स्फीयर है. ठीक है, तो इसके सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है 4 वोल्ट. तो हमको पूछा है कि इसका डायमीटर क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन. सो वी नो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज V is equal to kq by r. So therefore r is equal to ke by v. क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो Q के प्लेस पर V आएगा. ठीक है, वी वांट टू फाइंड द डायमीटर, तो ये R हुआ रेडियस. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ R वी टेक 2R इज इक्वल टू 2ke by v. So make the substitution, you will get the answer. It is 7.2 angstrom. That is the answer. Then number 26. Charge on two spherical shell of radii r1 and r2 are same. See, दो शेल है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है, और दोनों के ऊपर चार्जेस सेम है. तो रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, सो वी नो दैट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल पोटेंशियल इज kq by r. यहां पर लिखेंगे kq by r1. दूसरे के ऊपर पोटेंशियल होगा kq by r2. So if you take the ratio
V1 by V2, तो फिर क्या होगा 1/R1 1/R2, so this is R2 by R1, right? So answer is R2 by R1. After this there is 27 number MCQ. Two metallic sphere of radii R1 and R2 are charged. Now they are brought into contact with each other with conducting wire and then separate. If electric field on that surfaces are E1 and E2 respectively, तो फिर E1 by E2 क्या होगा? ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि दो मेटल के स्फीयर है, उनके रेडियस है R1 एंड R2, दोनों के रेडियस अलग अलग है और दोनों चार्ज है। फिर दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया, ठीक है, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाया विद कंडक्टिंग वायर और सेपरेट किया, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा, दैट वी हैव टू डिटरमाइन। ठीक है, ओके। अब देखो अगर हम दो स्फीयर को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, उनका जो पोटेंशियल होता है दैट पोटेंशियल बिकम्स सेम, राइट? सो V1 is equal to V2, potential becomes same. So what we will write, KQ1 by R1 KQ2 by R2, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, बराबर। यहाँ पर हमको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दैट सरफेस, तो जो शेल है वो शेल के सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, KQ by R² होगा, है ना? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको R1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, KQ1 by R1² इंटू R1, KQ2 by R2 इंटू R2²। अब ये जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फर्स्ट E1 R1 E2, स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर यहाँ आएगा, E2 R2। सो हियर E1 by E2, E1 by E2 इज इक्वल टू R2 by R1। ठीक है, यहाँ पर लोगों ने थोड़ा सा कुछ मिस्टेक किया हुआ है, उन लोगों ने जो V1 by V2 का फॉर्मूला लिखा है ना, उसमें Q1 Q2 दोनों को Q लिखा है, तो दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज वी नो दैट इफ द साइजेस ऑफ द स्फीयर आर डिफरेंट, तो उनके ऊपर जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस अलग अलग होंगे। तो उन्होंने जो किया है सॉल्यूशन, उसमें यहाँ पर Q1 और Q2 के प्लेस पर QQ है, दैट इज रॉन्ग। ठीक है, व्हाट आई हैव डन दैट इज करेक्ट। अब ये जो 28 नंबर है वो भी कुछ उसी टाइप का है जो भी 27 करवाया, 27, 28, 29। ठीक है, 28। अब 28 में क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेसेस ऑफ टू स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर सेम। दो स्फीयर है, एक का रेडियस R1 है, दूसरे का रेडियस R2 है, और उनके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल्स, रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस ऑफ टू स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर सेम, देन रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 KQ by R1², E2 KQ by R2²। यहाँ पर मैं डिफरेंट चार्ज लेके देखता हूँ। ठीक है, अगर आंसर आ गया तो फिर चार्ज मे बी डिफरेंट, और नहीं आया तो फिर मुझे इक्वल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा और हमको पूछा है रेशियो ऑफ द पोटेंशियल। ओके, तो पोटेंशियल का रेशियो लेंगे तो चार्ज तो सेम होना ही चाहिए, नहीं तो फिर कैंसलेशन नहीं हो पाएगा, है ना?
तो रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल, क्योंकि जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन में चार्ज नहीं आता है, ठीक है, इसीलिए चार्ज सेम होना चाहिए तभी वो कैंसिल होगा। सो लेट अस टेक Q ओनली, ठीक है। सो दिस इज KQ बाय R1 इंटू 1 बाय R1, KQ बाय R2 1 बाय R2। तो KQ बाय R1 क्या होगा? KQ बाय R1 इज V1 बाय R1 एंड दिस इज V2 बाय R2। और क्या पूछा है हमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, ओके, E1 इज E2, E1 इक्वल टू V2, इसका मतलब ये दोनों सेम है। तो V1 बाय R1 V2 बाय R2, तो V1 बाय V2 क्या होगा? R1 बाय R2, ठीक है। इसी टाइप का रेशियो वाला एक और है 29। सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस R1 and R2 are same, then ratio of that electric potential, surface charge density, दो स्फीयर है R1 R2 और दोनों की क्या सेम है? सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सिग्मा इज सेम, ठीक है। तो रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है KQ बाय R, बराबर, KQ बाय R, और K क्या होता है? K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय R, ठीक है। अब हमको आंसर को फाइंड करना है। अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में तो R ही है, ओके। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ओके, रेडियस आर डिफरेंट, R1 R सेम, ठीक है। रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, ठीक है। तो ये V1, एक दूसरा फॉर्मूला आएगा V2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R2, व्हाट अबाउट द चार्ज? सेम, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज इफ यू रिमेंबर चैप्टर नंबर 1 में एक फॉर्मूला था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज व्हाट? चार्ज अपॉन एरिया। तो स्फेरिकल सरफेस एरिया विल बी 4 पाई r स्क्वायर, सो चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई r स्क्वायर। सिग्मा 4 पाई r1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पाई कैंसिल होगा, एक R1 भी कैंसिल होगा, तो दिस इज सिग्मा R1 अपॉन एप्सिलॉन 0। सिमिलरली यहाँ पर सिग्मा R2 अपॉन एप्सिलॉन 0। तो सिग्मा सेम है दोनों के लिए, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। यहाँ पर V2 प्रोपोर्शनल टू R2 और V1 प्रोपोर्शनल टू R1। सो क्या आएगा? V1 बाय V2 R1 बाय R2, ठीक है। देन एक अच्छा MCQ है, छोटा सा है, 31 नंबर। A point P at a certain distance from charge Q has electric potential 600 volt. Certain distance from charge Q, यहाँ पर charge Q है, यहाँ से certain distance पर suppose P point पर, ओके, distance suppose R है, potential कितना है? 600 volt. And electric field is 150 न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है 150 न्यूटन पर कूलम। तो फिर डिस्टेंस कितना होगा? दैट इक्वल टू 5।
So at a given point, we have given the value of potential and the value of electric field. So if you remember, in this chapter there is one topic in which we have obtained the relationship between the electric field and the electric potential. So electric field is what? Electric field is potential और distance, और यहाँ पर वो distance जो होगा वो r होगा. So it is v by r. So r is v by e. V is how much? 600 and this is 150. So this is 4. In MKS unit will be meter. So 4 meter is the answer. After this we solve 36. Kinetic energy of a charged particle decreases by 100 joule. Okay, kinetic energy decrease मतलब कि change in kinetic energy 100 joule, where it is brought from a point of 100 volt potential. उसको 100 वोल्ट के पोटेंशियल से लेकर आए, ठीक है, फ्रॉम 100 वोल्ट पोटेंशियल टू पॉइंट 200 वोल्ट, मतलब V1 ले लो 100, V2 ले लो 200, ठीक है. तो पोटेंशियल देन चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है. देखो क्वेश्चन को थोड़ा समझो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल डिक्रीजेस बाय 100 जूल. एक चार्ज पार्टिकल है, उसकी काइनेटिक एनर्जी 100 जूल जितनी डिक्रीज होती है जब उसको हम 100 वोल्ट के पोटेंशियल से 200 वोल्ट के पोटेंशियल वाले पॉइंट पर लेकर आते हैं, तब ऐसा होता है. बराबर. अब स्टूडेंट देखो, इन एवरी प्रोसेस देयर इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो total energy at a given point is equal to the total energy at other point. That means the kinetic energy at a given point plus potential energy at that point is equal to the kinetic energy at other point plus potential energy at other point. So you can write this statement. I am not writing K1 plus QV1, kinetic energy at a given point plus potential energy at given point is equal to K2 plus QV2. बराबर. So K1 minus K2 मतलब वो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज Q V2 minus V1. तो K1 minus K2 की वैल्यू हमको दी है, Q की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, और चेंज इन पोटेंशियल हमको दिया है. तो दिस इज 100, दिस इज Q and this is 100. 200 minus 100. So answer is plus 1 coulomb. इस टाइप के MCQs जो थोड़े से मतलब डिफरेंट होते हैं वो जनरली प्रैक्टिस करने से ही आते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट टाइम इफ यू डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व इट, आप लोग उसको देख के सॉल्व कर दो, ठीक है. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट कि आपको नहीं आता है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप उसको सॉल्व करो तो फिर आप उसको देखे बिना सॉल्व करो. द मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ यू ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, you will come to know about the different way of asking the MCQs. You will come to know about the different situations, ठीक है. तो that is the only way of becoming a master in solving the MCQs. थियरी नॉलेज है, अच्छी बात है, बट MCQ जो है वो एक टाइप का एप्लीकेशन है, थियरी के एप्लीकेशन है. थियरी भले अच्छे से आती है, इसका मतलब ये नहीं है कि MCQ आ ही जाएगा. उसके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ती है. आई एम टेकिंग सम सिलेक्टेड MCQs, ठीक है. आई एम नॉट टेकिंग ऑल द MCQs. द रीजन इज यू शुड ट्राई योरसेल्फ कि इसको कैसे सॉल्व करना है. फिर नहीं आता है तो फिर आप उसको खुद सॉल्व कर लो, बराबर. तो आप जितना खुद का ब्रेन अप्लाई करोगे तो उससे आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, आपका जो एप्लीकेशन लेवल है, खास करके एप्लीकेशन लेवल, नॉलेज लेवल थियरी से मिल जाएगा, एप्लीकेशन लेवल भी आपका बढ़ना चाहिए. और वो तभी पॉसिबल है
जब आप खुद सॉल्व करने का ट्राई करते हो, ठीक है। ओके, नाउ एक स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू है, 54 नंबर का एमसीक्यू। द चार्ज 3 into 10⁻⁻5 coulomb are placed on a metal sphere of radius 3 meter. Then energy stored in it. देखो एक स्फीयर है, उसका रेडियस दिया है और उसके ऊपर कितना चार्ज है वो दिया है, और पूछा क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फीयर। अब स्टूडेंट आपको पता है थियरी में कि एक जो सिंगल स्फीयर होता है दैट इज ऑल्सो considered as a capacitor, ठीक है। This point is explained in the theory. So for capacitor what is the energy? तो कैपेसिटर के लिए एनर्जी है Q square upon 2C. We have this formula Q square upon 2C. अगर एक सिंगल स्फीयर है उसको अगर हम कैपेसिटर एज्यूम करते हैं तो फिर उसकी एनर्जी का फॉर्मूला है U इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C। ओके, अब इसके अंदर हमको Q दे दिया है, उसकी वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है, हमको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो रेडियस हमको कैसे मिलेगा, तो इन द टेक्स्ट बुक आई थिंक इट इज नॉट एक्सप्लेन बट आई हैड एक्सप्लेन यू कि जो जैसा अभी मैंने बोला कि एक सिंगल स्फीयर भी एक कैपेसिटर होता है, तो फिर उसका कैपेसिटेंस कितना होता है, तो सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0r। तो इसका मैंने प्रूफ भी आपको दिया था। सो U क्या होगा, Q स्क्वायर अपॉन C के प्लेस पर ये रखो तो इट विल बी 8πε0r। सो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन डिटरमाइन द आंसर। तो यहाँ पर लोगों ने ऐसे ही किया है, दे हैव नॉट शोन द एक्सप्लेनेशन, इवन ये भी लोगों ने नहीं लिखा है, ठीक है। बट यू कैन ट्राई दिस वे कि उसका कैपेसिटेंस ये कैसे है, ठीक है। और नाउ देयर आर सम एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द कैपेसिटर। सो 58 नंबर का एक एमसीक्यू है, Which of the following equation does not represent the energy of a charge capacitor? तो फर्स्ट है Q स्क्वायर बाय 2C, तो ये तो ए एनर्जी लिखा हुआ है। फिर हाफ QE, तो ये भी है। एनर्जी के हमने टोटल 3 फॉर्मूलाज ऑब्टेन किए थे। एनर्जी के 3 अलग अलग फॉर्मूला होते हैं दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड यू। उसमें Q स्क्वायर बाय 2C है ऑप्शन ए में, फिर ऑप्शन बी में हाफ QE है, वो मैंने लिखा है। फिर ऑप्शन बी जो है दैट इज हाफ CV स्क्वायर, तो वो भी एनर्जी का ही फॉर्मूला होता है। पर जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी, उसमें हाफ QE के प्लेस पर हाफ QE स्क्वायर लिखा है, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये राइट है, ठीक है। After this, MCQ number 60. Two plate of parallel plate capacitor are joined inside with metal rod. The capacitance will be what? देखो, कैपेसिटर है, ये उसकी 2 प्लेट्स हैं और दोनों प्लेट को एक मेटल के रॉड से जॉइन कर दिया, ठीक है। तो फिर कैपेसिटेंस कितना होगा, तो हमको पता है कि कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में जब भी कोई मटेरियल होता है तो कैपेसिटेंस बिकम्स K टाइम्स, बराबर। अब यहाँ पर मेटल का रॉड है 2 प्लेट के बीच में। स्टूडेंट रिमेंबर कि जो मेटल का रॉड होता है उसका जो K वैल्यू होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो इनफाइनाइट होता है। तो K इज इनफाइनाइट, so capacitance also becomes infinite, right? फिर ये जो 61 है, it is simple
If you remember the formula, and important also, there are 10 capacitors, total 10 कैपेसिटर है, each of capacitors 10 माइक्रोफैराड, सबका कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैराड. The ratio of maximum to minimum capacitors, तो C max और C minimum, तो C max कब मिलता है? C max कब मिलता है? जब सब कैपेसिटर पैरेलल में हो, राइट? और कितना होता है कैपेसिटेंस? NC. और C मिनिमम कितना होता है? जब सब सीरीज में हो, C बाय N. C कैंसल, बट N ऊपर जाएगा, N स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस इज 100. यस, इट इज 100 बाय 1. मतलब उन लोगों ने आंसर को 100 नहीं लिखा है, they have written 100:1 like that, तो वो भी राइट ही है. ओके, उसके बाद 62 नंबर, the capacitance of parallel plate capacitor is 5 microfarad. When glass slab inserting between the two plates, its potential difference become 1/8 times. मतलब पहले जो potential difference था, suppose पहले V था, अब हो गया V/8. They want to say like this. Hence dielectric constant कितना होगा? तो इनिशियली उसका कैपेसिटेंस Q/V है. देखो कैपेसिटर की दो प्लेट में के बीच में अगर हम कुछ भी इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है, पीडी चेंज हो जाता है, बट ये जो चार्ज होता है ना वो कभी भी चेंज नहीं होता है. ठीक है, तो यहाँ पर C डैश इज Q/V डैश. तो यहाँ पर उन लोगों ने कहा कैपेसिटेंस C की वैल्यू ले ली है और हमसे पूछी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, मतलब हमको K की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, सो V डैश है V/8, so this is Q V/8, so this is 8Q/V. Capacitance becomes K times, तो C डैश इज इक्वल टू CK, 8Q/V. बट Q/V क्या है? C. So this is 8C. जब C गया, so it is 8. Yes, it is 8. बराबर. After this, there is MCQ number 64. Capacitance of a spherical capacitor. Okay. Spherical capacitor का कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफैराड, मतलब 10⁻⁻6 फैराड. तो उसका डायमीटर पूछा है. ठीक है, तो ये आपको खुद को आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे. एंड दे हैव आल्सो गिवन द वैल्यू ऑफ 1/4πε0, दैट इज 9 × 10⁻9. सो कैपेसिटर ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर दिया है और डायमीटर पूछा है. तो आपको पता है कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0r. सो C दिया है, R फाइंड करो, फिर उसका डबल कर दो, बराबर ना. सो R इज इक्वल टू C/4πε0. सो R इज इक्वल टू 1/4πε0, 9 × 10⁻9, और C की वैल्यू 10⁻6, तो ये हुआ 9 × 10⁻3. और पूछा है D, मतलब 2R. तो ये कितना होगा? 18 इंटू, मेरा आंसर लिख देता हूँ, आई डोंट हैव नॉलेज अबाउट द आंसर. हाँ, उनका आंसर है 1.8 × 10⁻4 मीटर. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दैट. ओके, फिर उसके बाद है 66 नंबर का MCQ. 66, उसमें एक डायग्राम दिया है, तो चलो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ.
ऐसे टोटल 3 यूनिट्स है। One unit, second unit, and then the third unit. You need not draw. For practice, if you draw, it will be better. आपको अच्छे से याद रह जाएगा, है ना? तो ड्रॉ करो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो देखो। In the figure below, the capacitance of each capacitor is 3 microfarad. ये है 3 microfarad. Find the equivalent capacitance between A and B. देखो यहाँ पर ये और ये कैपेसिटर दे आर इन सीरीज, ठीक है? तो सीरीज में अगर 3 और 3 है तो इक्विवेलेंट होगा 1.5। तो ये जो इतना पोर्शन है ये होगा 1.5। सिमिलरली ये होगा 1.5। 1.5 और 1.5 सीरीज में आया, सॉरी 1.5 और 1.5 ये दोनों सीरीज में थे, उसका आया 1.5, पर ये 1.5 और ये 1.5 पैरेलल में, तो उसका हुआ 3। तो ये 3, इसका 3 और इसका 3, ये तीनों 3 सीरीज में आए। तो फिर देयर आर 3 कैपेसिटर्स, 3 3 3, दे आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट है। अच्छा एक मिनट, ऐसा करने की क्या जरूरत है? आपको पता है कि अगर 3 कैपेसिटर सीरीज में है, तीनों के कैपेसिटर्स इक्वल है, तो इक्विवेलेंट क्या होता है? C/N। सो हर यूनिट का मतलब ये पूरा एक यूनिट, उसका इक्विवेलेंट मैंने कितना बोला? 3 बोला, तो 3/3 विल बी 1। सो इट शुड बी 1। यस, इट इज 1। 3/3 इट इज 1 है। तो कर सकते हैं ऐसा। ओके, I have to clean up the board. Student, there is one MCQ number 67, that is based on one shortcut formula. So that shortcut formula is not in our book. You have to remember it. देखो क्वेश्चन क्या है कि 27 स्मॉल ड्रॉप्स है ऑफ वाटर हैविंग सेम चार्ज। सभी ड्रॉप वाटर के सबके ऊपर चार्ज सेम, सबका रेडियस सेम, दे आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप। तो रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप वो हमको फाइंड करना है, ठीक है? तो इसमें जैसे ये ड्रॉप है, वैसे टोटल 27 ड्रॉप्स है, ठीक है? तो एक ड्रॉप का कैपेसिटेंस होगा, it will have certain capacitance C is equal to how much? C is equal to KQ कैपेसिटेंस ना ड्रॉप है स्फेरिकल बॉडी, it is C is equal to whatever it is Q। हाँ, Q/U तो उसका जनरल फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, बराबर? अब क्या किया कि 27 ड्रॉप को कंबाइन करके मर्ज करके बिगर ड्रॉप फॉर्म किया। तो बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस और स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस का रेशियो हमको फाइंड करना है। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है C बिग मतलब वो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा, 27 ड्रॉप को मर्ज करके बड़ा बनेगा C बिग, और C स्मॉल मतलब एक ड्रॉप का कैपेसिटर। तो उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है n⁻⁴। अब इसमें n क्या होता है? नंबर ऑफ ड्रॉप्स विच कोलिज, मतलब कितने कंबाइन होते हैं, मर्ज होते हैं। तो यहाँ पर टोटल 27 ड्रॉप मर्ज होते हैं, 27⁻⁴। 27 मतलब 3 का क्यूब आप है ना। ओके, आई टेल यू लेटर। 3 कैंसल, तो दिस इज 3। लेट मी सी दिस, मतलब 3:1। ओके स्टूडेंट, इसका ये जो फॉर्मूला है C big upon C small n⁻⁴, ये कैसे आया? आई एम नॉट टेलिंग यू राइट नाउ, ठीक है? थोड़ा सा हिंट आपको दूंगा मैं।
आई नो द डायरेक्शन बट आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट राइट नाउ। तो क्या करो आप लोग खुद ट्राई करो कि एक ड्रॉप है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो उसका कैपेसिटेंस ये होगा C इज इक्वल टू Q बाई V होगा, बराबर। अब अगर 27 ड्रॉप्स अगर मर्ज होंगे तो फिर क्या होगा, तो थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जो बड़ा ड्रॉप होगा ना उसका चार्ज कितना होगा, उसका चार्ज होगा 27 टाइम्स Q, बराबर। एक ड्रॉप का चार्ज Q, तो 27 ड्रॉप का चार्ज Q हो जाएगा, बराबर। तो आपको जो Q है वो उसका समझ में आएगा, एक ड्रॉप का Q 27 ड्रॉप का 27। अब ये V है, ये V क्या है, V इज अ पोटेंशियल। अब जब 27 ड्रॉप मर्ज होंगे तो जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका रेडियस कितना होगा। आप बोलोगे कि सर 27 टाइम्स, नो इट्स नॉट लाइक दैट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ बिग इज इक्वल टू 27 वॉल्यूम ऑफ बिग is equal to 27 times volume of 1, क्योंकि 27 मर्ज होके बिग बना रहे हैं, तो बिग का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 27। अब वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, तो दिस इज 27 और इसका ले लो 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। तो इससे आपको इसका रेडियस मिलेगा और फिर आपको उसका पोटेंशियल मिलेगा। तो मैंने आपको एक बहुत बड़ी हिंट दे दी है, आप उसके ऊपर से आगे प्रोसीड करके फिर आप ये फॉर्मूला ला सकते हो। यू ट्राई, इफ यू आर मतलब कुछ प्रॉब्लम आए तो आप बोलना, मैं आपको पूरा पेपर के ऊपर सॉल्व करके मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेजूंगा, ठीक है। ओके, अब इसके बाद है एक 68 नंबर का एमसीक्यू। 68, इफ द चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट है, मेरे में दिख नहीं रहा है, कट हो गया थोड़ा सा, आई थिंक 5 में। ओके, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज बाय 5 कूलम, एक कैपेसिटर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो 5 कूलम जितना बढ़ा दिया, तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय 21%, उसमें जो एनर्जी है वो 21% जितनी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो व्हाट विल बी द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो सपोज इनिशियली Q चार्ज है, कैपेसिटेंस C है, तो उसकी एनर्जी होगी Q² बाय 2C, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, बराबर। अब जो न्यू चार्ज है वो है Q प्लस 5। क्वेश्चन में कहा है कि चार्ज को इतना इंक्रीज कर दिया, तो क्या कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय 21%। 21% एनर्जी इंक्रीज हो गई, मतलब U डैश कितना होगा, इनिशियली जितना है उतना तो है 21%, 21% ऑफ U। अब ये 21% कैसे होगा, देखो U प्लस 21% मतलब 0.21 U, कैसे, 21 इंटू U बाय 100, बराबर ना। तो दिस इज 0.21, सो दिस इज U प्लस 0.21 U, मतलब ये हुआ 1.21 U। यहाँ पर जो आपको दिया है उसके अंदर सॉल्यूशन है, बट वो एकदम डायरेक्ट दिया हुआ है, बराबर। तो समझ में आ गया, ये U है इनिशियल एनर्जी और ये U डैश है उसकी फाइनल एनर्जी, ठीक है। तो हमको उसकी इनिशियल एनर्जी मिल गई, हमको फाइनल एनर्जी मिल गई, ठीक है। सो लेट अस डू द सॉल्यूशन, हाउ टू ऑब्टेन द वैल्यू। 1/2 चार्ज कितना है, चार्ज है Q प्लस 5, सो Q प्लस 5 का स्क्वायर, बराबर ना। चार्ज हमने इतना इंक्रीज किया, ओके। तो ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दैट न्यू सिचुएशन। और
this is actually this 1.21 U. So 1.21 U और U कितना Q स्क्वायर माइनस 2C, ठीक है। अब करना क्या है, देखो ये 2C तो गया, तो सॉल्व करना है Q प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1.21 Q स्क्वायर। सो आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्टीमेटली Q की वैल्यू, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 1.21, ठीक है, 1.21 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालते हैं तो लेट अस ट्राई क्या फिगर मिलती है। मतलब इन शॉर्ट वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 1.21 का स्क्वायर रूट, ओके इट कम्स आउट 1.1। तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, Q प्लस 5 1.1 Q, ओके। सो 5 इज इक्वल टू, इसमें से Q को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, 1.1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो तो 0.1 है ना, 0.1 Q। सो Q इज इक्वल टू 5/0.1 मतलब 50 आई थिंक, हाँ राइट, तो 50 कूलम, 50 कूलम इज द आंसर, ठीक है, ओके। नाउ सी 72 MCQ। अब देखो उसमें ये 72 भी एक इंपॉर्टेंट है एंड इट इज ऑफ यूनिक टाइप। इस तरह का हमने नहीं किया है आज तक। द एरिया ऑफ एवरी प्लेट शोन इन द फिगर इज कैपिटल A and separation between the successive plate is small d. What is the capacitance between the point A and B? So I draw that figure first. देखो there are total 4 plates, 1 2 3 4 प्लेट्स है और जो चारों प्लेट है उनका एरिया सेम है, सक्सेसिव प्लेट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d वो भी सेम है और इस सिस्टम का कैपेसिटेंस फाइंड करना है बिटवीन द पॉइंट A एंड पॉइंट B। सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू थिंक इज हाउ मेनी कैपेसिटर्स। सो अगर कोई ऐसे ही देखेगा बोलेगा कि देयर आर 3 कैपेसिटर्स, ओके, बट इट्स नॉट लाइक दैट, देयर आर ओनली 2 कैपेसिटर। कैसे, कोई बोलेगा सर यहाँ पर एक कैपेसिटर, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, नहीं सुना। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर? 2 आइसोलेटेड प्लेट्स, थोड़ा सा जो मेन पार्ट है वही बोला, 2 आइसोलेटेड प्लेट्स फॉर्म द कैपेसिटर। आइसोलेटेड मतलब नॉट कनेक्टेड टू ईच अदर, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वो कैसे कैपेसिटर फॉर्म कर सकती है? तो इन दोनों को आप एक ही प्लेट से रिप्लेस कर दो तो सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इस तरह से, ये भी और ये ए। सो देयर आर 2 कैपेसिटर्स, ठीक है। थोड़ा सा फिगर शायद आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। इस तरह से ऐसे हुआ तो 2 ही कैपेसिटर्स है, ठीक है। अब ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज या पैरेलल? तो देखो नंबरिंग कर देते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3, ठीक है। 3 प्लेट्स आ गए, ये दोनों एक्चुअली एक ही प्लेट थी। अगर 2 प्लेट एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, मींस दे आर नॉट सेपरेट प्लेट, ठीक है, ओके। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है, ये रहा 1 और 2, ये 1 और 2, 1 3 के साथ कनेक्टेड है और 3 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर है। तो ऐसा कर सकते हो, सॉरी नहीं लिखना था, मतलब लिखना है पर बाद में, ये 3 और 2, तो देखो 1 और 3 कनेक्टेड दिख रहा है वहां, 1 और 3 कनेक्टेड और ये 2 है विच इज फॉर्मिंग अ कैपेसिटर विथ 1 एज वेल एज विथ 3, मतलब हमने 2 प्लेट को स्प्लिट कर दिया तो हुआ ये कैपेसिटर। तो इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन 0 a by d, इसका कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन 0 a by d और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में है, तो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा
पैरेलल में एडिशन होता है, तो दैट इज 2 एप्सिलॉन 0 A by B. So this is the answer. MCQ. Volume of Earth is V. अर्थ का वॉल्यूम V, अर्थ का एरिया A, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो हमको पता है कि अर्थ स्फीयर है और स्फीयर का कैपेसिटेंस होता है 4πε0 r। अर्थ स्फेरिकल है, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम होता है V = 4/3 πr³। स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो यहाँ पर 4πr² के प्लेस पर a रख लो, तो क्या होगा AR/3, है ना, क्योंकि 4πr² के बाद AR बचेगा और 4πr² ये होता है, राइट। सो V = AR/3, मतलब V/A = R/3। तो ये उसका वॉल्यूम, ये उसका एरिया, रेशियो इज R/3। ओके, जो ऑप्शंस दिए हैं, अच्छा कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस कैसे फाइंड करेंगे, लुक, कैपेसिटेंस इज 4πε0 दैट वी नो। वॉल्यूम हमको दिया है ऑप्शन में, अच्छा ऑप्शन में V/A तो आता ही है, ठीक है। तो ऑप्शन में V/A है, सो हमें 4πε0 ओके दिस टाइप का कुछ आना चाहिए। तो V/A is R/3 और पूछा है हमको कैपेसिटेंस, ठीक है। V और A हमने यहाँ पर किसका रेशियो लिया, ओके रिप्लेसमेंट भी किया इसमें, तो V is 4/3 πr³, A is 4πr², तो वो तो सेम ही आ जाएगा, 4πr²। R3/8 रेडियस, और फाइंड करना है क्वेश्चन में कैपेसिटेंस, C = 4πε0 r, ठीक है। सो 4πε0 r मतलब 3V/8, तो 3 × 4 is 12, सो 12πε0 V/, ये ऑप्शन है 12πε0, ठीक है। चलो तो ये आंसर है, बराबर। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आंसर अगर याद रखोगे तो बोल सकते हैं। नाउ वी सॉल्व 85 नंबर का जो MCQ है उसको सॉल्व करते हैं। 85 एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर इज U. Now it is removed from a battery and connected to another identical uncharged capacitor in parallel. What will be the energy of each capacitor? Now देखो एक कैपेसिटर है, उसकी एनर्जी U है, तो सपोज उसका कैपेसिटेंस की, उसका चार्ज Q है, तो उसकी एनर्जी होगी U = Q²/2c। अब क्या किया, इस कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद उसको उसी के जैसे दूसरे कैपेसिटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया। तो ऐसा करने से क्या होता है कि चार्ज का शेयरिंग होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल है और ये चार्ज है,
तो ये अपना चार्ज इसको दे देगा। अब दोनों आइडेंटिकल है और कैपेसिटर इज बेसिकली अ कंडक्टर, तो कंडक्टर के लिए रूल है कि अगर दो आइडेंटिकल कंडक्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है तो फिर चार्ज इक्वली शेयर होता है कि नहीं। तो उस सिचुएशन में जो चार्ज होगा दैट विल बी इक्वली शेयर। तो यहां पर Q डैश विल बी Q by 2। Q डैश क्या होगा, Q by 2 होगा। सो U डैश Q डैश स्क्वायर बाई 2C, क्योंकि कैपेसिटेंस तो उनका सेम ही रहेगा, तो Q by 2 का स्क्वायर बाई 2C। सो दिस इज 1/4 Q स्क्वायर बाई 2C, सो दिस इज U by 4। बराबर, मतलब इसकी एनर्जी भी U by 4 होगी, इसकी एनर्जी भी U by 4 होगी। इट इज लाइक दैट, ठीक है। एंड नाउ वी सॉल्व द लास्ट MCQ, MCQ नंबर 86, ठीक है। फॉर अ कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट इज 4x। ओके, कैपेसिटर है, उसकी दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4x, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज E0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसको यहां लिख देता हूं मैं, E0। नाउ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3, K equal to 3 and thickness x is placed between them in contact with one plate। ओके, चलो समझ में आ गया। कितनी थिकनेस है, x थिकनेस है। इन दिस कंडीशन व्हाट इज द पीडी बिटवीन इट्स टू प्लेट। अच्छा देखो स्टूडेंट, कैपेसिटर की दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस था 4x और दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ये सब इनिशियल सिचुएशन में था। अब क्या किया, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया। पर कैसे इंट्रोड्यूस किया कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक प्लेट से टच में है, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस x है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज द पीडी बिटवीन द प्लेट। तो ये प्लेट और ये प्लेट के बीच का जो पीडी होगा दैट विल बी द सम ऑफ पीडी। V1 is a PD in the region of dielectric and V2 is a PD in the region in which there is no dielectric। तो आपको फॉर्मूला पता है E equal to V by D, तो V equal to ED। तो यहाँ पर आएगा E1 into D1, यहाँ पर आएगा E2 into D2। अब E1 मतलब क्या, इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E0 by 3 होगा, क्योंकि आपको पता है कि जब भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम्स 1/k टाइम्स। तो पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, पर अब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E0 by 3 और इंटू x। यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 रहेगा क्योंकि वहाँ डाइलेक्ट्रिक नहीं है, और इस रीजन की थिकनेस कितनी है, इट इज 3x। बराबर, तो कॉमन क्या निकलता है, E0x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर आएगा 1/3 प्लस व्हाट 3, सो E0x और 10/8 में देख देता हूँ मैं क्या आंसर है। हाँ ठीक है, चलो राइट। आई थॉट के कुछ अलग आंसर आ रहा होगा। 3 2 3 9 प्लस 1 10, सो इट इज 10/3। बराबर, तो दिस इज E0x इंटू 10/3, ठीक है। क्या आंसर इसका 10 E0x by 3। तो ये दो प्लेट के बीच में पीडी इज दिस वन।